हेलो एवरीवन, आई एम अमित विजारनिया, योर फिजिक्स टीचर एट कंपटीशन। इस वीडियो के अंदर मैं रेक्टिलिनियर मोशन का रिवीजन कराना चाहूँगा कुछ टफ क्वेश्चंस के थ्रू। मैं एक बार क्वेश्चंस दिखा देता हूँ मैं कौन से लेके आया हूँ। मैं 4 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। पहले 2 बड़ा एक जैसे सही है, उसमें से पहला मैं करूँगा, दूसरा बड़ा वेरिएबल में हवा लेंगे। एंड इन बच्चों के लिए है। आई एम ट्राइंग दैट कि जैसे-जैसे आप लोगों का सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा, तो जो-जो चैप्टर्स आपके खत्म होते जाएँगे, जो हमारे 11th, 12th और 13th के अंदर, प्रथम, प्रखर और प्रवीण के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके जो-जो चैप्टर खत्म होते जाएँगे, आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि मैं उन चैप्टर्स का रिवीजन इन टफ क्वेश्चन के थ्रू करा दूँ। किस बच्चे के ये काम के हैं? अ, जिस बच्चे के बेसिक्स क्लियर है, जिसको चैप्टर सारा-सारा बढ़िया से समझ में आ गया और उसे लगता है कि यार मुझे कोई टफ क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन और करना है, तो उन बच्चों के लिए ये है। मैंने लेक्चर्स बनाते वक़्त कुछ 2-3 पॉइंट्स का खास तौर से ध्यान रखा है, वो ये है कि आंसर निकालना मेरा एम बिल्कुल भी नहीं है। कोई स्टूडेंट नहीं हूँ कि मुझे आंसर निकालना हो, है ना? मेरा एग्ज़ाम नहीं है, ठीक? मेरा एम ये है कि मैं इन सवालों के थ्रू आपके साथ ना बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर सकूँ, आपके साथ फिज़िक्स डिस्कस कर सकूँ। उस सवाल को करने के लिए जो मैथमेटिक्स चाहिए, उस सवाल को करने के लिए जो भी ट्रिक्स चाहिए, जो एप्टीट्यूड चाहिए, जो एनालिटिकल स्किल्स चाहिए, वो सारी की सारी मैडम आपके अंदर डेवलप करा पाऊँ, ये मेरा एक तरह से पूरा-पूरा एम रहेगा। मैं इसके अंदर ना ऐसा नहीं कि ये वाला सवाल विदिन 4 मिनट्स सोल्व कर दो, विदिन 3 मिनट्स सोल्व कर दो, वो मेरे बस की बात ही नहीं। मैं यहाँ पर सवाल करने बैठा ही नहीं हूँ। मैं उस सवाल के थ्रू मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अगर 5 बातें और बता सकता हूँ, तो वो 5 बातें बताने के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? किसी बच्चे को लगेगा कि सर मैं तो ये जो रेक्टिलिनियर मोशन है, मुझे तो फॉर्मूले लगाने भी नहीं आते, मेरे से तो फॉर्मूले वाले सवाल ही नहीं बनते, तो उसके लिए बेटा ऑफ कोर्स ये वाला लेक्चर नहीं है, ठीक है? जिसको सारी बातें समझ में आ गई हैं, फॉर्मूले लगाने आते हैं, बेसिक्स क्लियर है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए ये वाला सवाल है। और कोई बच्चा एडवांस के लिए ऑफ कोर्स मेंस का अगर कोई टफ सवाल हुआ तो उसके कॉन्सेप्ट्स को और बेटर तरीके से शार्प करने के लिए ये मैंने प्रैक्टिस सेशन से लगाए हैं। आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि जैसे-जैसे प्रखर, प्रथम, प्रवीण और प्रज्ञान के लेक्चर्स कंप्लीट होंगे, चैप्टर्स खत्म होंगे, आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि मैं ये वाले प्रैक्टिस सेशन साइड बाय साइड लगा सकूँ। हालाँकि ऑल्दो इट्स वेरी टफ फॉर मी कि प्रज्ञान के लेक्चर के साथ और पीवाईक्यू एक्सप्रेस के सॉल्यूशन करने के वेरी टफ फॉर मी, बट आई एम ट्राइंग दैट मैं इसको एक रेगुलर एक्सरसाइज करूँ। लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज करूँ इस बात पर भी डिपेंड करना चाहिए कि इज़ इट यूज़फुल टू यू और नॉट। तो सारा लेक्चर एक बार देख के बता देना कि सर हमारे काम का है या नहीं है। अगर आपने कह दिया कि सर काम का नहीं है, तब भी बड़ा है दैट दैट फीडबैक इज़ आल्सो, है ना? तो आई विल ट्राई टू मेक द अमेंडमेंट्स। योर फीडबैक इज़ ऑफ कोर्स वेलकम, बेटा कमेंट बॉक्स में लिख देना। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूँ, ये मत बोलना कि सर ये वाला सवाल कर दो, वो वाला सवाल कर दो। सवाल कौन से करने मैंने पहले सोच रखा। लास्ट ईयर का जो रैंकर्स आरबीसी वाला जो व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें डाउट्स डिस्कस होते थे, उसमें जो ऊपर का जो 1000 रैंक का जो बच्चा है, वो जहाँ-जहाँ फँसता था, वो उसको जिन बातों में दिक्कत आया करती थी, उसको जिन कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत आया करती थी, ये सारे के सारे लेक्चर मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उन 1000 रैंक वाले बच्चों के हिसाब से ही बना रहा हूँ कि इस साल वाला जो बच्चा है, जिसकी एक्चुअल में 1000 रैंक आने वाली है, वो भी लगभग-लगभग उन्हीं सिचुएशंस में, उन्हीं कहानी में वैसे के वैसे फँसेगा। तो मैं उन्हीं बातों को बड़ा एक्चुअली यहाँ पर, तो ये मैंने पहले से सोच रखा है कि यार कौन से सवाल हैं और उन सवालों को मुझे किस तरह से एक्सप्लेन करना है या फिर आंसर निकालने के बजाय उसके आस-पास की कैसे इर्द-गिर्द की सारी बातें बतानी है, वगैरह-वगैरह मैं ना चाहता हूँ। ठीक है? एनीवेज़ दैट्स फाइन। हम पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। A ball of mass 2 kg is projected vertically upwards with velocity 80 meters per second. ठीक है? Apart from gravity, मतलब ग्रेविटी तो लग ही रहा है। एक एयर रेजिस्टेंस फोर्स इज ऑल्सो एक्टिंग ऑन द बॉल, एक एयर रेजिस्टिव फोर्स और लग रहा है एंड एयर रेजिस्टिव फोर्स इज गिवन एज बेटा -5 टाइम्स वी वेक्टर। -5 टाइम्स वी वेक्टर का बड़ा मतलब ये हो गया कि एयर रेजिस्टिव फोर्स बेटा वेलोसिटी के अपोजिट है। अगर वेलोसिटी बेटा आपके पास इस तरह से ऊपर की तरफ है, तो एयर रेजिस्टिव फोर्स आपका ऐसे नीचे की तरफ है। इसका मैग्नीट्यूड बेटा आप 5 भी लिख सकते हो। तो माइनस क्यों लगा? बेटा माइनस तो सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा था? डायरेक्शन, बेटा डायरेक्शन बता ही दिया। ठीक है? इसी तरह से बेटा आपका पार्टिकल मान लो कि लेट से पलट कर जब नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो बेटा वेलोसिटी किसी टाइम पर अगर v होगी तो एयर रेजिस्टिव बेटा फोर्स आपके पास ऊपर की तरफ आपका 5 भी लग जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स जो 20 न्यूटन का है, वो तो ऑफ कोर्स बेटा पूरे रास्ते हमेशा नीचे की तरफ ही mg 20 न्यूटन लगातार लगता रहेगा। एयर रेजिस्टिव फोर्स जो है ये आपका अपने आप में एक वेरिएबल फोर्स है। इफ बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड विद वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड, बॉल जो है वो ग्राउंड को अगर 60 मीटर पर सेकंड से अगर स्ट्राइक कर रही है, इट इज क्वाइट एक्सपेक्टेड, ये तो एक्सपेक्टेड था बेटा कि ना आते वक्त जब टक्कर करेगी तो 80 मीटर पर सेकंड तो कर नहीं सकती, क्योंकि पूरे रास्ते अगर एयर रेजिस्टिव अगर फोर्स लगाए तो वो बेटा ऑफ कोर्स पूरे पूरे सिस्टम में से लगातार काइनेटिक एनर्जी को लूज तो करता ही जाएगा। तो आते वक्त बेटा स्पीड आपकी 60 मीटर पर सेकंड है, दैट इज टोटली फाइन। टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रखा है, पूरी जर्नी का टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रखा है। जैसे ही ये वाला सवाल आपके सामने आता है तो बच्चा सोचता है कि यार ये तो एक स्टैंडर्ड सवाल है लेकिन टफ है। तो इन जनरल बच्चा क्या सोचता है मैं पहले बताता हूँ।
इन जनरल बच्चा ये सोचता है कि इससे मैं पहले ऊपर जाने का टाइम निकाल लूंगा, फिर नीचे आने का टाइम निकाल लूंगा। बच्चा सोचना यहाँ से स्टार्ट करता है। और सिर्फ ऊपर जाते वक्त मैं क्या करूंगा कि जब पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो नीचे की तरफ दो फोर्स, दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। उस एक्सेलरेशन को मैं लिख दूंगा dv बाई dt। वेलोसिटी को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा 80 से लेके 0 तक, और टाइम को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा 0 से लेके t तक। वैसे जब पार्टिकल जब नीचे की तरफ आ रहा होगा तो नीचे की तरफ आ जाएगा 20, ऊपर की तरफ आ जाएगा 5v, और नीचे की तरफ नेट फोर्स आएगा 20 माइनस 5v, दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगेन मैं v को इंटीग्रेट कर दूंगा 0 से लेके 60 तक, और टाइम को इंटीग्रेट कर दूंगा 0 से लेके t तक। ठीक है, तो उससे टाइम ऑफ असेंट आ गया, टाइम ऑफ डिसेंट आ गया, मैं सॉल्व कर लूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। परफेक्टली सही बात है, आ जाएगा, ऐसे कोई खास दिक्कत बेटा है नहीं, आ जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बट मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि ना हमें अगर इस फैक्ट का अगर हम यूज करें कि सवाल में सिर्फ और सिर्फ टाइम ऑफ फ्लाइट पूछी, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछी है, तो इसका मतलब ये है कि हमसे ये पूछा गया है कि पार्टिकल जो है जहां से फेंका गया था, चलते 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 वापस वहीं पे आ गया, जहां से फेंका गया था एग्जैक्टली वहीं पर पहुंच गए। इट मींस दैट कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका जीरो है। डिस्प्लेसमेंट अगर आपका जीरो है, इस बात का मतलब ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ वी वेक्टर dt जो है बेटा ये आपका जीरो है। बेटा इंटीग्रेशन ऑफ वी dt हमेशा क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, और इंटीग्रेशन वी dt आपका जीरो है। ये वाला फैक्ट हो सकता है कि हमें थोड़ा सा मेहनत से बचा ले, मजदूरी से बचा ले। सो लेट्स सी इट। तो मैं बेटा डायरेक्ट मुद्दे पे आ जाऊं। मान लीजिए बेटा मेरे पास कुछ कुछ कहानी ऐसी है। बेटा मैं ना एक काम कर रहा हूँ, वर्टिकल में ऊपर की तरफ बेटा जे कैप लिख रहा हूँ, और नीचे की तरफ माइनस जे कैप लिख रहा हूँ। इससे वेक्टर्स में बेटा बच्चों को दिक्कत नहीं, इसमें जानबूझ के ऐसे कर रहा हूँ। किसी टाइम पर बेटा आपकी 2 kg की जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ कहीं, ये बेटा 2 kg की ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ कहीं है। इस पर बेटा सबसे पहले नीचे की तरफ mg लगेगा। इररेजिस्टिव फोर्स कितना होगा और किधर होगा? बच्चे बोलेंगे सर इररेजिस्टिव फोर्स नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि बॉल ऊपर जा रही है नीचे आ रही है कि नहीं यार। बॉल अगर ऊपर जा रही होगी तो इररेजिस्टिव फोर्स नीचे लग जाएगा, और अगर बॉल नीचे आ रही होगी तो इररेजिस्टिव फोर्स ऊपर लग जाएगा। कुल मिला के मैं कहना चाहता हूं कि इस पार्टिकल पर लगने वाला जो फोर्स है वो दो फोर्स, एक हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स और एक हमारा जो रेजिस्टिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स लिखना बिल्कुल आसान है, चाहे बॉल ऊपर जा रही हो चाहे नीचे जा रही हो, ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ पुल करेगा। दैट इज ऑफ कोर्स -20 J का, कोई लोड ही नहीं है। ए रेजिस्टिव फोर्स में यू नीड नॉट टू वरी, इट इज ऑलवेज -5 टाइम्स वी वेक्टर। सवाल में दे रखा है इट इज -5 टाइम्स वी वेक्टर। मैं इसको जानबूझ के जे कैप में नहीं लिख पा रहा, क्यों नहीं लिख पा रहा? क्योंकि बेटा वेलोसिटी कभी आपकी प्लस जे कैप में, कभी आपकी माइनस जे कैप में, सो मैं उसको लिख नहीं पा रहा कि छोड़ो यार रहने दो ना, इसको ऐसे रहने। दिस इज अवर फोर्स, and this force is of course it is equals to mass into acceleration, और यहां से मेरे पास acceleration की वैल्यू बड़े आराम से आ गई है, that is -10 J cap -5/2 times v vector. This is my acceleration. Of course this is acceleration due to gravity, this is acceleration due to your air-resistive force, and as you can see that this acceleration is opposite to v vector. अब v vector बड़ा j cap में है तो ये वाला acceleration माइनस j cap में, v vector बड़ा माइनस j cap में है तो of course ये वाला acceleration आपका प्लस, ये वाला acceleration मतलब air-resistive force के कारण जो acceleration है, ये मेरे पास net acceleration। अब हमारा इंटरेस्ट किसमें? हमारा इंटरेस्ट है ऑफ कोर्स टाइम में, तो दिस acceleration can be written as your simply dv by dt। आप बेटा dt को ऊपर लेके आएंगे तो मेरे पास आ गया dv इज इक्वल -10 dt j cap -5/2 times v vector into dt। इंटीग्रेट इंटीग्रेट इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन में कुछ भी अगर कांस्टेंट दिखता हो उसका बाहर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल शुरुआत में जब आपने इस बॉल को फेंका था तो उसके पास वेलोसिटी थी ऊपर की तरफ, कितनी थी? 80 j cap। तो इनिशियल लिमिट्स इस तरह से 80 J कैप, उस टाइम पर बड़ा टाइम था लेट से फाइन। यही बॉल बड़ा चलते 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 ऊपर गई, फिर चलते 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 नीचे आई। जिस टाइम पर बड़ा ग्राउंड से टक्कर हो रही है उस टाइम पर बड़ा वेलोसिटी है -60 J कैप, -60 J कैप नीचे की। उस टाइम बड़ा वेलोसिटी है -60 J कैप, और उस टाइम पर जो टाइम है वही मुझसे पूछा है, मैंने उसको कैपिटल टी लिख दिया, टोटली फाइन। सर यहां लिमिट क्यों नहीं लगा रहे? यहां लिमिट इसलिए नहीं लगा रहा बिकॉज आई नो दैट कि इस वेलोसिटी का टाइम के साथ जो इंटीग्रल है 0 से लेकर कैपिटल टी टाइम तक, ये वाला इंटीग्रल तो 0 आएगा, बिकॉज वी नो दैट कि इंटीग्रेशन वीडीटी क्या बताता है? इंटीग्रेशन वीडीटी तो डिस्प्लेसमेंट बताएगा। देखना चाहो तो ऐसे कह सकते हो, इस v को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं बड़ा क्या,
ds अपॉन dt इंटू dt से बड़ा डी क्या हो गया, कैंसिल। तो ये क्या है, इंटीग्रेशन ds है, इंटीग्रेशन ds क्या आएगा, ऐसा आएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट आएगा, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोर्स बड़ा पूरे के पूरे पाथ में तो आपका जीरो आएगा। तो ये वाला जो एक तरह से प्रॉब्लमेटिक वाली जो टर्म थी ना, वो तो खत्म ही हो गई। तो बाकी सारी चीजें बड़ा बिल्कुल आसान आसान सी है। टीवी का इंटीग्रेशन एवरीवन नोस, बड़ा वी वेक्टर आएगा, लिमिट कहां से कहां तक, 80 जे कैप से -60 जे कैप, दैट इज इक्वल्स टू -10, बड़ा ये इंटीग्रेशन बड़ा क्या आएगा, टी आएगा, कहां से कहां तक, 0 से टी तक आएगा, बड़ा दिस जे कैप, बड़ा लिमिट लगाना, -60 -80, बड़ा -140 जे कैप इज इक्वल्स टू -10 टी जे कैप, बड़ा माइनस जे कैप, बड़ा माइनस जे कैप तो बता रहे हैं डायरेक्शन सेम है, बड़ा सिर्फ मैग्नीट्यूड बड़ा दोनों के दोनों कंपेयर कर लो, तो बड़ा मेरे पास आ गया 10 टी इज इक्वल्स टू 140। सो ऑफ कोर्स टाइम ऑफ फ्लाइट कम्स आउट 3 सेकंड्स, ये बड़ा आपके पास ऑफ फ्लाइट। तो हमें पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी पड़ी, और उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ जो एक तरीके से मतलब हमारे पास मेन फंडा क्या था कि अगर डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो इंटीग्रल ऑफ वीडीटी कम्स आउट टू बी जीरो। सो ऐसे केस में कई बार हो सकता है कि इंटीग्रेशन करने की आवश्यकता ना पड़े। कभी आगे भी ऐसा आईआईटी के अंदर हो सकता है, एडवांस के अंदर हो सकता है, जेईई के किसी टफ सवाल में हो सकता है कि हमें इंटीग्रेशन कई बार करने की आवश्यकता सिर्फ इसलिए ना हो कि पूरे पूरे क्लोज्ड पाथ के अंदर आपका इंटीग्रेशन, सो व्हाई शुड बॉदर अबाउट इंटीग्रेशन। यही वाला सवाल बड़ा एक बार आप वापस से कर लेना, आप खुद भी आंसर निकाल लेना। A ball of mass m is projected vertically with speed u, बड़ा ऊपर की तरफ u से फेंक दिया, apart from gravity an air resistive force also acting on the ball and that air resistive force equals to minus k times of v vector. If the ball strikes the ground with velocity v, बड़ा जाते वक्त u से गई थी, बड़ा ग्राउंड पर वापस v से टकरा रही है, तो मुझसे पूछा टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी। तो सवाल में क्या बोल रखा है, बॉल को फेंका बेटा मैंने u वेलोसिटी से, बॉल जाती है मैक्सिमम हाइट पर जाती है, फिर वापस आती है, वापस आते वक्त बड़ा आपके पास स्पीड v हो जाती है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, बड़ा तुम पूरा सोल्व कर लेना, मैं आंसर लिख देता हूँ, शायद आपका आंसर आ जाएगा। आंसर बड़ा आपके पास आ जाएगा u, बड़ा लास्ट वाले सवाल में क्या आया था, 80 + 60/10 बड़ा प्लस v, ये बड़ा प्रूव कर। आगे चलते हैं बड़ा, एक ग्राफ का अच्छा सवाल, बढ़िया सवाल है, ग्राफ में अगर मुझे कुछ बातें बतानी है तो बड़ा मैं इस सवाल के थ्रू बता सकूंगा। The relation between average velocity of a body and time t is shown in the graph। ठीक है बेटा, ये ग्राफ है और ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व नहीं है हमेशा की तरह, ये एवरेज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, और एवरेज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो है वो 0 से लेकर 1 सेकंड तक लगातार लीनियरली बढ़ रहा है। बेटा इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख दोगे ना, ओरिजिन से बड़ा पास हो रहा है इस तरह से, है ना, और स्लोप बड़ा इसका 2 है, तो आई थिंक दिस इज v एवरेज इज इक्वल्स टू बड़ा व्हाट 2t, कब से कब तक, जब तक बड़ा टाइम की वैल्यू आपकी 0 से लेकर 1 सेकंड के बीच में है तब तक, बड़ा ये आपका एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद बड़ा आपकी एवरेज वेलोसिटी कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। जब आपका टाइम जो है 1 सेकंड से लेकर 2 सेकंड के बीच में ना, तब आपकी एवरेज वेलोसिटी जो ना बड़ा वो कांस्टेंट है, कितनी बड़ा आपकी 2 है, दैट्स फाइन, टोटली फाइन। फिर बड़ा आपके वापस से एवरेज वेलोसिटी वापस से लीनियरली इंक्रीज होना स्टार्ट कर जाती है, बड़ा ये आपकी एवरेज ऐसे लीनियरली, बड़ा इसकी इक्वेशन लिखना, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू बड़ा स्ट्रेट लाइन है, स्लोप देखना बड़ा ये 1 है ये 2 है, तो स्लोप आएगा 1/2 इंटू टी प्लस बड़ा कोई ना कोई कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू निकाल लोगे, कांस्टेंट वैल्यू बड़ा कैसे निकालोगे, कि टाइम को जब तुम 2 रखोगे तो बड़ा एवरेज बड़ा वेलोसिटी आपके पास कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो बड़ा उससे मेरे पास क्या जाएगा, एवरेज वेलोसिटी शुड बी 2 व्हेन टाइम इक्वल्स टू 2, तो हाफ इंटू 2 प्लस सी, बड़ा सी की वैल्यू कम्स आउट 1, तो यहां से मेरे पास एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है t/2 प्लस, ले लीजिए बेटा एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया t/2 + 1, कब से कब तक, जब तक बड़ा टाइम की वैल्यू आपकी 2 से लेकर 4 सेकंड के बीच में। ये स्ट्रेट लाइन वगैरह के क्वेश्चन में कोई खास दिक्कत तो आपको आई नहीं, ठीक है। एक्चुअल मेन मुद्दे पे आते हैं, सवाल ही नहीं पड़ा, ये तो अपन सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास जो ग्राफ दे रखा था मैं तो उसको एज ए फंक्शन कन्वर्ट करने लगा।
इफ ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल कंसिडर्ड द बॉडी डिड नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, थोड़ा वेलोसिटी हमेशा मान लो प्लस है तो प्लस ही है। ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड टाइम। तो मुझसे एक्चुअली वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वर्सेस टाइम पूछा। अगर मैंने उसका एक्सप्रेशन लिख दिया तो ग्राफ तो बना लूंगा, तो मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए। पहले बच्चे के दिमाग में ये क्लैरिटी होनी थी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है और एवरेज वेलोसिटी क्या है, तभी तो सवाल करेगा वो। तो पहली बात थोड़ा ऑफ कोर्स हमारी डेफिनेशन पे आ गई, सीखने वाली मेरी बात क्या आ गई कि एवरेज वेलोसिटी क्या है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। एवरेज वेलोसिटी आपके पास है डिस्प्लेसमेंट कितना अपॉन टाइम कितना, कुल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो उसको बेटा फुल टाइम से डिवाइड कर दो, ये बेटा आपकी एवरेज वेलोसिटी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अपॉन छोटा सा टाइम। इट इज सिंपली द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ योर डिस्प्लेसमेंट, एज सिंपल एज दैट। मुझे सवाल में ये दे रखा है और ये पूछा, तो समझदार बच्चा बोलेगा सर कर लूंगा, मैथमेटिक्स से तो है। वो बोलेगा कि सर डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिटन एज एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और अगर किसी ने मुझसे अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर पूछी है तो इट इज डी बाई डी टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इट इज बेसिकली डी बाई डी टी ऑफ एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम का डेरिवेटिव करना है थोड़ा, ऑफ कोर्स है ना। एवरेज वेलोसिटी खुद कोई कांस्टेंट थोड़ी है, वो भी खुद वेरी कर रही है, तो ऑब्वियस बात है बेटा मुझे है ना क्या बोलता हूँ यूवी रूल लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन वाला रूल लगाना पड़ेगा। करते हैं बेटा इसका डिफरेंशिएशन, बेटा करते हैं हम ठीक है। मेरे पास बड़े आराम से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई है, इसका डेरिवेटिव बेटा करना जरा, वी एवरेज को बेटा बाहर निकाल लिया, मल्टीप्लाई बाय टाइम का डेरिवेटिव टाइम के रेस्पेक्ट में, ऑफ कोर्स बेटा दैट कम्स आउट बी 1। अब उल्टा कर लो, टी को बेटा बाहर निकाल लो और टी बाई डी टी ऑफ टी बाई डी टी ऑफ एवरेज। बस हो गया बेटा, मोस्ट ऑफ द काम हो चुका है। अब तो सिर्फ और सिर्फ है ना हमें आंसर्स लिखने हैं, वो खास बेटा इसको मिटा दो, ये बढ़ाना पिछले पेज में वैसे। अब आराम आराम से करते हैं। सबसे पहले 0 से लेकर 1 सेकेंड के बीच में कर, 0 से लेकर 1 सेकेंड के बीच में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी इनटू 1। बेटा एवरेज वेलोसिटी कितनी है? 2t प्लस t टाइम्स एवरेज वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। एवरेज वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 2 तो आएगा, या फिर बेटा ऐसे बोल दो कि एवरेज वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव आएगा वो बेटा ऑफ कोर्स इस इक्वेशन का स्लोप आएगा। बेटा इस इक्वेशन का स्लोप कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ये ले एवरेज वेलोसिटी है 2t, तो 2t इंटू 1 प्लस t टाइम्स एवरेज वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। एवरेज वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऑफ कोर्स इस ग्राफ का आपके पास स्लोप है, दैट कम्स आउट कोर्स 2t प्लस 2t बेटा दैट कम्स आउट टू बी 4t। 0 से लेकर 1 सेकंड तक आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी शुड वेरी लाइक। आगे चलते हैं। जब आपका जो टाइम है वो 1 से लेकर 2 सेकंड के बीच में वेरी कर रहा है, तब आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी इंटू 1। एवरेज वेलोसिटी कितनी है? 2 है बेटा। 1 सेकंड से लेकर 2 सेकंड तक एवरेज वेलोसिटी कितनी है? 2 प्लस टी टाइम्स एवरेज वेलोसिटी का डेरिवेटिव टाइम के रेस्पेक्ट में। एवरेज वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 0। या फिर बड़ा एवरेज वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव आएगा वो इस ग्राफ का स्लोप आएगा। ये किस ग्राफ का स्लोप क्या आएगा? 0 आएगा। ये ले बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 1 से लेकर 2 सेकंड तक आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 2 होनी भी चाहिए। 1 से लेकर 2 तक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूरे रास्ते 2 होगी, तभी तो एवरेज 2 रह पाएगी, जैसे ना। आगे चलते बेटा, जब आपका टाइम जो है 2 से लेकर 4 सेकंड के बीच में वेरी कर रहा है, तब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कितनी है? एवरेज वेलोसिटी कितनी है? एवरेज वेलोसिटी है t/2 प्लस 1 प्लस t टाइम्स एवरेज वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। बेटा एवरेज वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो हाफ आ रहा होगा, स्लोप से भी चेक कर सकते हैं। आई थिंक बेटा दिस कम्स आउट बी t/2 प्लस 1 प्लस t/2। आई थिंक बेटा दैट कम्स आउट बी t। ये मेरे पास आ गया है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अलग अलग टाइम पे बेटा हमारे पास ये पूरे के पूरे चीजें हो चुकी। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है बेटा? ग्राफ प्लॉट करना और कुछ नहीं करना। अभी कर देते हो ना ग्राफ प्लॉट। ग्राफ प्लॉट में कोई दिक्कत नहीं है।
अलग अलग बेटा टाइम के अंदर ग्राफ प्लॉट करना बिल्कुल आसान है। ये बेटा आपका 1 सेकेंड, आपका सेकेंड, सेकेंड और बेटा बस आराम से। हाँ बेटा, 0 से लेकर 1 सेकंड तक वेलोसिटी इक्वल्स टू 40। इट्स एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हैविंग स्लोप 4। तो ग्राफ शुड लुक समथिंग लाइक दिस। 0 से लेकर 1 सेकंड तक ग्राफ शुड लुक लाइक दिस। और जैसे बड़ा आपके पास टाइम की वैल्यू 1 हो जाएगी, वैसे बड़ा आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 4 हो जाएगी। 1 से लेकर 2 सेकंड तक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी शुड रिमेन 2। 1 से लेकर 2 सेकंड तक बड़ा वेलोसिटी शुड रिमेन 2। वो तो 4 तक चलेगी तो 2 यहाँ कहीं। ठीक है, आगे चलो। लास्ट क्या बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक इट शुड बी इक्वल टू t+1। t+1, t+1 इज एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसका स्लोप बड़ा कितना है, 1 है। ठीक है, टाइम को बड़ा एक बार 2 पुट करना तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 3। तो यहाँ से स्टार्ट होगी। बड़ा टाइम को 4 पुट करना तो बड़ा वेलोसिटी कितनी जाएगी, 5। तो बड़ा 5 बढ़ाई। तो ग्राफ शुड लुक समथिंग लाइक, यहाँ बेटा वेलोसिटी कितनी होगी, 4 सेकंड पर बेटा वेलोसिटी कितनी होगी। एज सिंपल एज दैट बेटा, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। ठीक है, बन गया होगा। इसी बहाने बेटा हम एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस भी समझे। हम उनको आपस में कैसे रिलेट करते हैं ये भी सीखे, और ऑफ कोर्स एक ग्राफ बनाना भी साथ साथ में। ठीक है? अगर बेटा किसी ने मुझसे पूछा कि डिस्प्लेसमेंट वगैरह क्या बेटा, वो तो सिंपल बात है। इसमें तो बड़ा ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट होगा एरिया अंडर द कर्व। इसमें डिस्प्लेसमेंट आप बोल सकते हो कि सर एवरेज वेलोसिटी के अंदर तो 3 है और टाइम कितना है, 4 सेकंड, बस 12 है। ठीक है, इसमें चेक करना चाहो चेक कर सकते हो। 4 सेकंड के अंदर आपकी जो एवरेज वेलोसिटी वो 3 है। एवरेज वेलोसिटी 3 है 4 सेकंड तक, तो बेटा ऑफ कोर्स एवरेज वेलोसिटी टू टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बेटा 12 है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो ग्राफ से तो क्या करोगे, एरिया अंडर द कर्व। ये वाला एरिया बेटा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेटा कितना आ गया, 2। ये वाला बेटा हाफ इन सो बेटा रेक्टेंगल है तो 2 इंटू 1 बेटा कितना आ गया, 2। फिर बेटा ये आ गया ट्रेपीजियम। इस ट्रेपीजियम का एरिया क्या जाएगा, हाफ इंटू 3 इंटू 3 + 5 बेटा कितना आ गया, 8 इंटू ये वाला सेपरेशन आ गया, बेटा 2 कितना हो गया, 8। मेरे पास 8 ये 2 ये 2 8 हो गया 12। इसका एरिया अंडर द कर्व, और यहाँ पर बेटा आपका जो डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व से डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा। तो ऑफ कोर्स वेलोसिटी आपके पास लेट से कि 4 है, सॉरी लेट से 3 है, टोटल टाइम अगर 4 बड़ा डार्क मल्टीप्लाई करने से तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास सेम ही आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और सवाल, सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट है और थोड़ा सा इमेजिन करना डिफिकल्ट है, और इसमें थोड़ा सा हमें गहराई से बातों को थोड़ा सोचना भी पड़ेगा। इसमें थोड़ी बहुत बड़ा हो सकता है कि अच्छी मैथमेटिक्स की आवश्यकता भी हो, तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन 2 वेज। मैं पूरी ज्योमेट्री को 2 बार समझाने की कोशिश, अलग अलग तरीके से। ठीक है, क्योंकि इसमें से कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो 11वीं क्लास के बच्चे होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, तो उनके लिए ज्योमेट्री हो सकता है कि थोड़ी सी फ्रेश हो, और उसमें मैथमेटिक्स से कुछ स्टेप्स ऐसे हो सकते हैं जो 12th और 13th वाले बच्चों को बहुत ही ट्रिवियल लगते हो, लेकिन जो 11वीं क्लास का जो बच्चा है ना उसको थोड़ा सा हो सकता है मैथमेटिक्स टफ लगता है। तो आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि उस बच्चे को कम से कम एक चीज़ तो एटलीस्ट समझ में आए। आई मे टेक सम टाइम। In a particular scene of a science fiction movie, an unidentified foreign object, an UFO is flying horizontally at a very high altitude with speed u. UFO है, एलियन वगैरह आते मतलब इसमें दिखा with a speed u, that is neta times the speed of UFO की जो स्पीड है ना, eta times is of course speed of the UFO is emitting sharp light pulses at regular very small interval, बट इसमें से लगातार ऐसे लाइटें निकल रही हैं जब करते हुए, और वो लाइट बड़ा ऑफ कोर्स यहाँ पर कोई ऑब्जर्व रखा उसके पास पहुंच। The UFO is emitting sharp light pulses at regular interval and at very small interval. बहुत ऐसे कम टाइम इंटरवल में लाइटें निकल रही हैं, और वो लाइट बड़ा ऑफ कोर्स पास पहुंच। Find the speed of the UFO recorded by an observer on the ground at point O when UFO appears at an angle theta with the vertical. तो बड़ा वर्टिकल से एंगल थीटा पर ये UFO होगा, तो इस UFO की कितनी स्पीड ये बंदा ऑब्जर्व, UFO की एक्चुअल में स्पीड बड़ा u है,
लेकिन हम यू ऑब्जर्व करें ऐसा कंपल्सरी नहीं है, वो कंपल्सरी नहीं। वो इस बात का फ़र्क भी पड़ता है कि जो लाइट हमारे पास पहुँच रही है, उसमें क्या कोई टाइम का डिफरेंस आता है। ऑफ कोर्स जो पहले जो लाइट आएगी वो यूँ आएगी, अगली बेटा जो लाइट आएगी वो बेटा थोड़ी-सी यूँ आएगी, और लाइट भी अगर उसकी स्पीड को भी अगर हम कंसिडर करें, तो अच्छा खासा डिफरेंस उसके अंदर आ सकता है। वो इसलिए कि इस यूएफओ की जो वेलोसिटी है वो और जो लाइट की जो वेलोसिटी है वो दोनों कंपैरेबल हैं। और अगर वो दोनों कंपैरेबल हैं तो ऐसे केस के अंदर, है ना, इस बात का फ़र्क पड़ेगा, किस बात का फ़र्क पड़ेगा कि उस लाइट को मेरे तक पहुँचने में टाइम भी लगेगा। अदरवाइज़ तो क्या होता है कि बेटा मान लो लेट्स से कोई कार मूव कर रही होती है। कार मूव कर रही है तो लेट्स से, है ना, 30 मीटर पर सेकंड से। स्पीड ऑफ लाइट है बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से। तो कार की वेलोसिटी इतनी कम है कि उसके अंदर से जो लाइट आ रही है, वो मैं ऐसा मान के चल सकता हूँ कि मैं उसको इंस्टेंटेनियसली देख, ठीक है? लेकिन यहाँ पर तो क्या है कि यूएफओ की जो वेलोसिटी है वो लाइट के कंपैरेबल है। तो ऐसे केस में मुझे इस बार वो जो टाइम का जो डिफरेंस है ना, वो भी कंसीडर करना पड़ेगा कि पहली बार लाइट मेरे पास कब पहुँची और अगली बार मेरे पास लाइट कब पहुँची, क्योंकि उतनी देर के अंदर यूएफओ थोड़ा बहुत चल लेगा। है ना? वो लेकिन उतनी देर में कार तो नहीं चल पाएगी, क्योंकि कार के पास वेलोसिटी ऑफ कोर्स लाइट की वेलोसिटी काफ़ी छोटी है। तो इसका फ़र्क पड़ेगा। बाकी ठीक है, देखते हैं। बाकी तो ठीक है ना, अगर फ़र्क ना भी पड़ा तब भी हमें एक्सप्रेशन के अंदर कुछ ना कुछ दिख जाएगा। वी नीड नॉट टू, बेटा मेरे पास कोई एंगल थीटा बेटा वर्टिकल पे है, किसी इंस्टेंट पे ऑफ कोर्स टाइम के साथ एंगल चेंज हो। फाइंड द स्पीड ऑफ यूएफओ रिकॉर्डेड बाय एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड व्हेन यूएफओ अपीयर्स एट एन एंगल। बेटा बाकी जो रिलेटिविस्टिक वाली चीज़ है ना, वो कंसीडर नहीं करनी, क्योंकि अदरवाइज बेटा ना हाई वेलोसिटीज के ऊपर मास वगैरह चेंज होते हैं, लेंथ वगैरह चेंज होते हैं, नहीं, ठीक है? ये मेरे पास बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये बेटा मेरे पास, और आपके पास जो बड़ा यूएफओ है कुछ कुछ किसी टाइम पर यहाँ आपके पास लेट्स से मेरे बच्चे दिस एंगल का थीटा, और लेट्स मेरे बच्चे दिस एंगल का, तो दिस हाइट फॉर एग्जांपल एच, ठीक है? ये बड़ा मेरे पास पूरी की पूरी शुरुआत के अंदर कहानी है। अब आराम से लेट्स से कि इस यूएफओ ने t इज इक्वल्स टू 0 पर अपने अंदर से बेटा कोई ना कोई लाइट निकाली। पहली बार ऐसे लाइट निकाली, लाइक लाइट तो पूरे टाइम निकाल रहा है, लेकिन मैं लेट से ऑब्जर्व ऐसे t इक्वल टू 0 पर कर रहा हूँ। उसने बेटा लेट से कोई ना कोई लाइट निकाली। मैं ऐसा मान लेता हूँ कि लेट से उसने कोई ना कोई येलो लाइट निकाली। कब निकाली? t इज इक्वल्स टू 0 पर। t इज इक्वल्स टू 0 से हम सब कुछ मेजर करना स्टार्ट करेंगे। t इज इक्वल्स टू 0 पर उससे जो येलो लाइट निकली है, वो येलो लाइट बेटा चलते 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 ऑब्जर्वर के पास पहुंचेगी। ऑफ कोर्स बेटा एज यू कैन सी दैट कि मेरे पास लेट्स बेटा डिस्टेंस अगर ये r है, तो ये लाइट जब इसके पास पहुंचेगी, उस टाइम पर जो टाइम हो चुका होगा बेटा, दैट विल बी ऑफ कोर्स r/c, isn't it? t इज इक्वल टू 0 पर लाइट छूटी, और बेटा वो लाइट छूटते ही इसमें से कोई ना कोई येलो कलर का जो फोटोन था, ऐसे सिंपलिस्टिक बेस में थोड़ा फोटोन चलते 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 सी वेलोसिटी से यहाँ पहुंचा, तो ये t इज इक्वल्स टू 0 पर नहीं देखेगा। वो कब देखेगा? वो t इज इक्वल्स टू r/c टाइम पर देखेगा। r बड़ा ऑफ कोर्स ये है, जिसे हम h sec थीटा भी, ठीक है? अगली लाइट बेटा इसने dt टाइम बाद में छीनी। इस dt टाइम के अंदर आपका जो यूएफओ है बेटा थोड़ा सामने चला, टाइम हो चुका है बेटा, लेट्स से t इज इक्वल्स टू dt। इस टाइम पर इस यूएफओ ने बेटा एक लाइट और छोड़ दिया, लेट्स से दिस इज द ग्रीन लाइट। इस टाइम तक बेटा ऑफ कोर्स आपका जो यूएफओ है ना, वो सामने की तरफ चल रही है। कितना चल रही है? u इंटू dt चल। पहली लाइट बेटा कब छोड़ी? t इज इक्वल टू 0 पर। तो मेरे पास कब पहुंची बेटा? मेरे पास इस टाइम पर। दूसरी लाइट उसने कब छोड़ी? dt टाइम पर छोड़ी। अगेन ये जो लाइट होगी बेटा कब पहुंचेगी? ये लाइट पहुंचेगी कुछ समय बाद बेटा, ये ग्रीन वाला जो फोटोन होगा ये चलते 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 यहाँ पहुंचेगा। ये कब पहुंचेगा? ये किस टाइम पर पहुंचेगा? तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर ये जिस टाइम पर पहुंचेगा, चलिए वो वाला टाइम भी लिखो। ये कब पहुंचेगा? पहली बात तो ये ग्रीन वाला फोटोन निकला कब? बच्चा बोलेगा सर निकला तो ये टी समय पर है, ठीक है? ये टी इज इक्वल टू 0 पर निकला था, ये टी इज इक्वल टू dt पर निकला था। निकलते तो यहाँ नहीं पहुंच गया, पहुंचने में टाइम लगेगा, तो प्लस आने का टाइम। आने का टाइम कितना होगा? तो आप कह सकते हो कि सर
ये डिस्टेंस अगर r है तो ये डिस्टेंस r प्लस डी आर है, तो r प्लस डी आर। तो मेरी आंखों पर एक फोटोन पहुंचा और अगला फोटोन पहुंचा, ये मेरे लिए दो इवेंट है। जब मेरे पास येलो वाला फोटोन पहुंचा था ना, तब मुझे लगा कि यूएफओ यहां पर है। जब मेरे पास ग्रीन वाला फोटोन पहुंचा तब मुझे लगा कि आपका बड़ा यूएफओ यहां पर है। तो सवाल में देखो पूछ क्या रखा है, सवाल में पूछ रखा फाइंड द स्पीड ऑफ यूएफओ रिकॉर्डेड बाय एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। मतलब जो ऑब्जर्वर है वो किस स्पीड से यूएफओ को जाते हुए देखेगा। तो एक्चुअल में यूएफओ की जो स्पीड है वो यू है, हम मानते हैं, बट जो ऑब्जर्वर बैठा है ना, उसको हो सकता है कि स्पीड कुछ और नजर आए, क्योंकि उसके लिए इवेंट अलग अलग टाइम पे हो रहे हैं। उसने फोटोन जो निकाला था वो टी इक्वल टू 0 पर निकाला था, देन इसके पास फोटोन अलग टाइम पे पहुंचा। उसने अगला वाला फोटोन डी टाइम पर निकाला, लेकिन वो वाला फोटोन इसके पास अलग टाइम पे पहुंचा। तो जो दो इवेंट यहां पर हुए हैं उनके बीच का टाइम इंटरवल अलग हो सकता है, और इस ऑब्जर्वर के पास जो ये जो ऑब्जर्वर उन सेम इवेंट को देख रहा है उसके लिए जो टाइम इंटरवल है वो डिफरेंट हो सकता है। तो भले ही डिस्टेंस दोनों केस में सेम हो, लेकिन टाइम इंटरवल दोनों केस में सेम नहीं है। आई होप यू गेट द पॉइंट। वरना बच्चा क्या बोलेगा, जैसे t इज इक्वल टू 0 पर आपका यूएफओ यहां था, t इज इक्वल टू dt पर यहां पर था, u dt डिस्टेंस चल रही है, u dt अपॉन dt कम्स आउट टू बी u। तो ठीक है, लेकिन ये जो बालक है जो देख रहा है, उसने पहले वाले इवेंट को t इक्वल टू 0 पर देखा ही नहीं है। उसने पहले वाले इवेंट को देखा है किस समय पर, उसने देखा है r बाई सी टाइम पर। उसने जब यूएफओ को पहली बार यहां पर देखा तब टाइम उसकी घड़ी में r बाई सी हो चुका था। जब उसने यूएफओ को यहां पर देखा तब टाइम हो चुका था dt प्लस r प्लस डी आर अपॉन सी। तो इस बालक के लिए जो टाइम का जो डिफरेंस है, टाइम का जो डिफरेंस है दोनों इवेंट के बीच में, वो dt नहीं है, कुछ और है, कुछ और है। और उसके पीछे मेन कारण क्या है? उसके पीछे मेन कारण ये है कि एक बार लाइट ने कम डिस्टेंस ट्रेवल की है, एक बार बड़ा लाइट ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो इन दोनों इवेंट के बीच का जो एक्चुअल डिफरेंस है और ये जो ऑब्जर्वेशन के बीच का एक्चुअल डिफरेंस है वो एग्जैक्टली सेम नहीं है। ठीक है, दैट इज टोटली फाइन। ये टाइम आएगा कितना, ये बेटा डेल्टा टी आएगा कितना, ये डेल्टा टी बेटा आएगा कितना जरा देखना बेटा। इसको डेल्टा टी लिखने के लिए मैं अगर चाहूं तो बेटा ऐसे छोटा ही है तो डी टी भी ले देता हूं, एक ही बात है बेटा। छोटा होता है तो बेटा हम डेल्टा टी के जाए डी टी, तो डी टी डैश, तो ये मेरे पास आ गया डी टी डैश। कितना होगा, दैट विल ऑफ कोर्स दिस माइनस दिस टाइम, दैट इज ऑब्वियसली टी टू माइनस। जैसे बेटा मैंने टी टू माइनस टी वन किया, जरा देखना कितना टाइम आ गया। टी टू माइनस टी वन किया बेटा, आर बाई सी मेरे पास गायब हो गया बेटा, दैट कम्स आउट टू बी डी टी प्लस डी आर बाई सी बेटा, दिस कम्स आउट योर डी टी डैश। मेन मुद्दे पे आते हैं। मुझसे पूछा क्या गया, मुझसे पूछा गया है सवाल के अंदर साफ साफ कि मुझे इसकी वेलोसिटी कितनी नजर आएगी, मैं कितनी वेलोसिटी रिकॉर्ड करूंगा। बेटा मैं जो वेलोसिटी रिकॉर्ड करूंगा मैं करूंगा कि पार्टिकल सामने की तरफ चल लिया है u इंटू डी टी, और इन दोनों इवेंट्स के बीच में मुझे जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है डी टी डैश। तो मुझे तो ऑफकोर्स बड़ा वेलोसिटी ये नजर आएगी। तो आंसर शुड बी u डी टी अपॉन डी टी डैश। डी टी डैश कैन बी रिटन एज बड़ा ऑफकोर्स व्हाट डी टी प्लस डी आर बाई, बड़ा इस डी टी को मैं नीचे ले आऊं तो बड़ा मेरे पास जाएगा u अपॉन 1 प्लस व्हाट डी आर बाई डी टी अपॉन। मैं dt को नीचे लिया तो एक्सप्रेशन शुड सम लुक समथिंग लाइक दिस। मेरे पास एक्सप्रेशन कुछ कुछ ऐसा नजर आना चाहिए। तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक तरीके से डी आर बाई डी टी चाहिए, बाकी मैं एकदम कूल है, मेरा मामला एकदम डंस है, मुझे कुछ खास ऐसे कुछ और परेशानी ऐसी है नहीं। किसी तरह से मुझे अगर डी आर बाई डी टी पता लग जाए तो आई एम ओके, आई एम टोटली ओके, मुझे कोई इसमें इशू आना ही नहीं। डी आर बाई डी टी क्या होगा बेटा, उसे सोचना इतना मुश्किल काम भी एक्चुअली है नहीं। हालांकि इसमें हल्का सा एक छोटा सा रिलेटिव कॉन्सेप्ट काम आ सकता है, बट मैं सोच रहा हूँ कि ना इतना तो मैं समझा ही सकता हूँ, है ना। सुनना बेटा, ये आर है, ठीक है? ठीक है? मेरे पास बेटा वर्टिकल से ये वाला जो एंगल है बेटा, मेरे पास ये थीटा है, इसके पास बेटा वेलोसिटी यू। मैं डायग्राम नहीं बना रहा था, हाँ मैं डायग्राम नहीं बना रहा था। हाँ बेटा मेरे पास ये डिस्टेंस एक बार के लिए आर है,
ये डिस्टेंस बेटा मेरे पास एक बार के लिए r है और इस पार्टिकल के पास बेटा वेलोसिटी वैसे एक्चुअल में u है। ये वाला एंगल बेटा मेरे पास थीटा है, ये वाला एंगल बेटा मेरे पास 90 माइनस थीटा है। मैं एक परपेंडिकुलर और खींच देता हूँ ऐसे, तो ये वाला एंगल मेरे पास थीटा है। गौर कीजिएगा बेटा, मैं अच्छी अच्छी बातें बोल रहा हूँ। इस u के दो कंपोनेंट कर सकते हैं। थीटा की तरफ वाला जो कंपोनेंट होगा बेटा दैट विल बी ऑफ कोर्स u का cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो कंपोनेंट होगा वो मेरे पास होगा u का sin थीटा। ये जो u का cos थीटा है ना, ये हमारे इस r वेक्टर को, r वेक्टर मतलब जो ऑब्जर्वर है और जो uf है उसको घुमाने के काम आता है, उसको रोटेट करने के काम आता है, और इससे हम ओमेगा डिफाइन कर सकते हैं। हालांकि इस मेरे सवाल में जरूरत नहीं है, बट मैं इसे बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अगर किसी को अगर ओमेगा निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है u cos थीटा अपॉन बेटा आपके पास r, नॉट रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन, ऐसे बोल। इसी तरीके से ये जो u cos थीटा है, इसके कारण ना तो r बढ़ता है ना घटता है, बट ये तो सिर्फ और सिर्फ r रोटेट होता है। r बढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ इस u sin थीटा की है, और इसे हम बड़ा अगर हम चाहें तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी कह सकते हैं। और आप बड़े आराम से ऐसे कह सकते हैं कि सर मैं dr/dt मतलब r के चेंज होने की जो रेट है, इसी को हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी कह सकते हैं, एंड दिस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल बी सिंपली u sin। तो मेरा बच्चा बड़े आराम से कह सकता है कि सर ये जो आपने dr/dt लिख रखा है ना, तो ठीक है, 1 प्लस dr/dt को मेरा बच्चा क्या लिखना चाहता है, u sin थीटा लिखना है। बड़ा अपॉन c तो पहले से ही है। सवाल के अंदर बड़ा मेरे ख्याल से u/c को शायद सवाल के अंदर नीटा दे रखा था। मेरे पास बड़ा रिकॉर्डेड जो मेरे पास वेलोसिटी आ गई है, वो कितनी आ गई है, आ गई है u 1 प्लस नीटा टाइम्स ऑफ साइन। मेरे पास ये रिकॉर्डेड वेलोसिटी बड़ा याद तो था ना, मुझे u दे रखा था नीटा टाइम्स ऑफ, ये मुझे दे रखा बड़ा, जहां पर बड़ा उत्तर जो u/c लिखा होता ना, वहां पर मैं वापस से नीटा लिख दिया। सो जो रिकॉर्डेड जो वेलोसिटी है वो मेरे पास बड़े आराम से बड़े प्यार से, आई थिंक टोटली फाइन बेटा, मेरे ख्याल से दिस इज द आंसर। वो ऑल दो बेटा अगर मैं बिल्कुल अगर एकदम ऐसे बिल्कुल सिंपल कार वगैरह के केस की अगर बात करूं, कार भाग रही है वगैरह वगैरह, कार वगैरह के अंदर हम जानते हैं कि कार की वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड बेटा। मान लो कार की वेलोसिटी है बेटा लेट से 30 मीटर पर सेकंड, टी की वैल्यू है बेटा 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे केस में आपका जो नीटा होगा बेटा वो टेंडिंग टुवर्ड जीरो हो जाएगा, और जैसे बेटा आपका नीटा टेंडिंग टुवर्ड जीरो हो जाएगा तो रिकॉर्डेड वेलोसिटी बेटा आपके पास वापस से यू के बराबर ही आ जाएगी। इसका मतलब एक कार मूव कर रही है बेटा, कोई लेट्स से कि कोई एनिमल मूव कर रहा है, कोई ट्रेन मूव कर रही है, तो उस केस के अंदर ये वाला जो फैक्टर था कि जिसमें हमारे पास जो लाइट पहले पहुंच रही है और बाद में पहुंच रही है, इस कारण से इवेंट 1 और इवेंट 2 के बीच का जो एक्चुअल डिफरेंस है और जो ऑब्जर्व डिफरेंस है वो सेम नहीं है। ये जो अंतर आया है, ये अंतर सिर्फ तभी आएगा जब आपकी उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो लाइट की वेलोसिटी के कंपेरेबल हो। अगर वो कंपेरेबल नहीं होगी तो उस केस में आप देख सकते हो कि आपकी जो रिकॉर्डेड जो वेलोसिटी है वो एक्चुअल वेलोसिटी की तरफ ही टेंडिंग हो जाएगी। इसीलिए बेटा उसने सवाल में जानबूझ के यूएफओ शब्द यूज किया, जिससे हम वो कन्विंस कर सके कि हाँ भाई कोई ऐसी ऑब्जेक्ट है जिसकी एक्चुअल में जो वेलोसिटी है वो c/2 हो सकती है, c/3 हो सकती है, राइट। आई रियली होप बेटा ये आपको ज्योमेट्री बेटा शायद समझ में आ गई होगी। बेटा किसी को मान लो कि ये dr/t वाली बात अगर बात ना समझ में आई है, खासतौर से बेटा कोई 11वीं क्लास का बच्चा है, उसे ना समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं एक बार वापस से एक्सप्लेन मैं किसी और तरीके से और एक्सप्लेन करता हूँ, यू विल लाइक इट, है ना, आपको बड़ा पसंद ही आएगा, बुरा नहीं लगेगा। ये बेटा मेरे पास r है, ठीक है, मेरे पास इसके पास बेटा वेलोसिटी सिर्फ u है। थोड़े से टाइम बाद बेटा आपका पार्टिकल, बिल्कुल थोड़े से टाइम बाद आपका पार्टिकल यहां गए। ये बेटा r है, ये आपके पास r प्लस डी आर। वो दिक्कत नहीं बेटा, आराम सुनना, बिल्कुल आराम से कूल कूल सुनना। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल तो 90 माइनस थीटा हुआ, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल भी तो लगभग 90 माइनस थीटा ही हुआ। ठीक, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल नजदीक नजदीक ही तो है, बहुत ही थोड़ा सा गया बेटा यूएफओ, तो थोड़ी सी डिस्टेंस तो गया है। तो ये वाला अगर एंगल थीटा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल तो लगभग 90 माइनस थीटा, बस इतना सा फर्क पड़ गया होगा कि लेट्स से कि बड़ा ये वाला एंगल 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल 29.999 हल्का सा कम हुआ होगा, और तो क्या।
अब सुनना, आराम सुनना। यहां से बेटा ऐसे एक परपेंडिकुलर, ये लेंथ बेटा आपके पास r है, ये लेंथ बेटा आपके पास r प्लस डी आर है। उसमें से उसमें से ये जो लेंथ होगी ये r होगी, ये लेंथ भी बेटा आपके पास r होगी। ये दोनों बिल्कुल एकदम साथ 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 जा रहे हैं। ये जो लेंथ होगी ना बेटा ये आपकी डी आर, समझते हो बेटा इस बात को। ये पहले बेटा आपके पास ये लेंथ r है, बेटा बाद में ऑफ कोर्स लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई है, हल्की सी बढ़ गई ना। तो ये आपके पास r प्लस डी आर है। मैं कह सकता हूँ कि ये वाले दोनों लाइन तो एक साथ एक साथ एक साथ बिल्कुल नजदीक नजदीक जा रही है। तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बेटा लगभग लगभग सेम है। यहाँ पर बेटा तुम परपेंडिकुलर खींच दो तो ये एक्स्ट्रा लेंथ आपके पास जो डी आर है वही, वेरी इजी। ये लेंथ आपके पास बेटा अगर यू डी टी है तो ये लेंथ को तुम बड़े आराम से बोल, क्योंकि ये लेंथ आपके पास आ जाएगी इस राइट एंगल ट्रायंगल में यू डी टी का कॉस ऑफ 90 माइनस, बेटा यू डी टी का कॉस 90 माइनस थीटा बेटा क्या हो जाएगा यू डी टी का साइन थीटा। बेटा इस डी टी को वापस लिया, आपके पास डी आर बाई डी टी की जो वैल्यू है वो बड़े आराम से आ जाएगी बेटा। और बिल्कुल सिंपल थोड़ा, जैसे ये r है, ये बेटा आपके पास r प्लस डी आर है, इसे परपेंडिकुलर खींच दो तो ये दोनों लाइनें तो साथ साथ जा रही हैं, साथ साथ जा रही है। ये बेटा आपका एक्स्ट्रा डी आर, तो बड़े आराम से आप इसको इस तरह से भी सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फाइन, वो बेटा पूरा पूरा समझ आ गया वो, ठीक है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है इसको इस तरह से जानने का, समझने। मैं एक छोटा सा और एक और बताता हूँ, एक हल्का सा फंडा और बताता हूँ, शायद बेटा किसी बच्चे को पसंद। ये लेंथ है बेटा h, तो इस लेंथ को मैं लिख सकता हूं h अपॉन सेक थीटा, ठीक है। पहला इवेंट बेटा यहां पर हुआ, ये है t इज इक्वल, बेटा अगेन सवाल को तीसरे तरीके से कर रहा हूं, मतलब ज्योमेट्री समझानी, बाकी बात तो समझ क्यों। t इज इक्वल टू 0 पर बेटा उसने कोई ना कोई येलो लाइट भेजी, वही येलो लाइट बेटा इसके पास पहुंची। उस येलो लाइट के पहुंचने का जो टाइम होगा बेटा वो क्या होगा, t इक्वल टू 0 नहीं होगा, वो होगा बेटा ऑफ कोर्स h अपॉन सेक थीटा। बेटा येलो फोटोन चलते चलते यूं आएगा, कितनी स्पीड से, ऑफ कोर्स बेटा c स्पीड, इतने टाइम पर बेटा वो फोटोन पहुंचे। फिर थोड़ी देर बाद में बेटा क्या होगा कि आपका जो यूएफ है वो चलते चलते टाइम हो चुका है dt, बेटा ये डिस्टेंस सामने की तरफ चल रही है u इंटू डी टी। अब इसने बेटा कोई ना कोई ग्रीन फोटोन, ये जो ग्रीन फोटोन है बेटा चलते 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 यूं आएगा। अब जो डिस्टेंस है बेटा ये वाला एंगल बेटा मैं डी थीटा मान लूं, तो ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास आ जाएगी h, ओ बेटा सॉरी, ये डिस्टेंस पास है h सेक थीटा है, उसी तरह से बेटा ये डिस्टेंस आपके पास h सेक थीटा प्लस डी थीटा, बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है। ये एंगल आपके पास थीटा प्लस डी है, तो बेस पता है तो बेटा हाइपोटेनस h सेक थीटा प्लस डी थीटा। ये फोटोन छूटा कब, डी टाइम पे। यहां पर पहुंचेगा कब बेटा, यहां पर ऑफ कोर्स किसी और टाइम पर पहुंचेगा। कब पहुंचेगा, टी पर तो छूटा है, पहुंचा कब, पहुंचेगा बेटा वो कब, h बेटा मैंने यहां पर भी बेटा h सेक थीटा चलना था c। अब बेटा कितना आना है इसको, h सेक ऑफ थीटा प्लस डी थीटा डिस्टेंस चलना है, कितनी स्पीड से बेटा, c स्पीड। पहला इवेंट इस बालक ने इस टाइम पर ऑब्जर्व किया, दूसरा इवेंट इस बालक ने इस टाइम पर ऑब्जर्व किया। दोनों इवेंट के बीच का सेपरेशन कितना है, यूडीटी। दोनों इवेंट के बीच का टाइम इंटरवल कितना है बेटा, उसमें मैं dt डैश लिख दूं, दिस माइनस दिस किया तो dt प्लस h बाई सी माइनस करना सेक थीटा प्लस डी थीटा माइनस, लो बेटा रिकॉर्डेड वेलोसिटी क्या होगी, अब बिल्कुल साफ साफ लिख देता हूं। रिकॉर्डेड वेलोसिटी इस बालक के रेस्पेक्ट में यूएफओ सामने चल लिया है बेटा, कितना चल लिया है dt। इसको सामने चलने में इसने जो टाइम इंटरवल ऑब्जर्व किया है बेटा उसकी वैल्यू है ये, वो टाइम कितना बेटा dt प्लस
है बेटा h/c इंटू ब्रैकेट में क्या है बेटा, ब्रैकेट में है sec ऑफ थीटा प्लस डी थीटा माइनस sec, बस dt को बेटा नीचे ले आओ, मेरे पास आ गया और रिकॉर्डेड वेलोसिटी इक्वल u, dt बेटा नीचे गया 1 प्लस h/c इंटू sec थीटा प्लस डी थीटा माइनस बेटा sec थीटा। ठीक है ना, मैं dt को बेटा नीचे लेके आने वाला था, ये dt ऐसे, ये वाली बेटा टर्म है ना, इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली सोचना पड़ेगा कि ये है क्या, मैं सिखा सकता हूँ बेटा। ये टर्म है sec ऑफ थीटा प्लस डी थीटा माइनस sec थीटा अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी। थोड़ा सा टफ हो गया बट बेटा ये वाली टर्म थी ना 1 के आगे वाली, ये टर्म ही है। जरा सोचो बेटा ये क्या है, जो बच्चे बेटा क्लास 12th वाले होंगे और जो बेटा ऑफ कोर्स ड्रॉपर होंगे उनको पता होगा कि ये तो एक तरीके से sec थीटा का डिफरेंशिएशन ही तो है। तो बेटा क्या है, sec थीटा का डिफरेंशिएशन ही तो है। दिस इज एक्चुअली डिफरेंशिएशन ऑफ sec थीटा। और tan बेटा sec थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec थीटा का बेटा डिफरेंशिएशन से tan थीटा sec थीटा इनटू बेटा डी थीटा अपॉन, इस टर्म को बेटा हम ये लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स 11th क्लास वाला बच्चा रिलेट नहीं कर पाएगा बट बाकी बच्चे बेटा मेरे ख्याल से फर्स्ट प्रिंसिपल। लेकिन सर मैं ये सब निकालूंगा कैसे, ये कैसे निकालूंगा बेटा, निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, हम बड़े आराम से लिख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल्स टू क्या बेटा, tan थीटा इक्वल्स, अगर ये वाली दूरी बेटा मेरे पास अगर x है तो लिख सकता हूं दैट इज x अपॉन h। दोनों तरफ थोड़ा डिफरेंशिएट कर दो, tan थीटा का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। बेटा h तो ठीक है, x का डिफरेंशिएशन होगा dx बाई dt। dx बाई dt मतलब x के चेंज होने की रेट, बेटा x होने के चेंज होने की रेट बेटा ऑफ कोर्स मेरे पास क्या आएगी, u आएगी। बेटा जैसे मैंने इसको यहाँ पर पुट किया मेरे पास आ गया दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा इंटू sec थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। बेटा उसको मैं बड़े आराम से लिख सकता हूँ u अपॉन h इंटू बेटा व्हाट sec स्क्वायर ऑफ थीटा। बेटा जैसे मैंने इसको sec स्क्वायर ऑफ थीटा लिखा, बेटा एक sec थीटा से बेटा एक sec थीटा कैंसिल, tan थीटा बेटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, बेटा sec थीटा क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा। बेटा मेरे ख्याल से ये u बाई h sin थीटा बच गया। ठीक है बेटा, यही वाला एक्सप्रेशन बेटा परेशान कर रहा था, इसको यहाँ रख दिया। मेरे पास रिकॉर्डेड जो वेलोसिटी है बेटा उसकी वैल्यू आ गई, बोलना ओके u ठीक है बेटा, तो 1 प्लस h/c टाइम्स, ये बेटा हमारे पास एक्सप्रेशन था, ये वैल्यू बेटा हमने बड़े आराम से इत्मीनान से निकाली। कितनी निकाली बेटा, u अपॉन h हो गया बेटा, h तो अपना गायब ही हो गया। इस u बाई सी को बेटा हम नीटा लिख ही सकते हैं, हमारे पास वापस से बेटा जो रिकॉर्डेड वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है u 1 प्लस नीटा टाइम्स ऑफ, ये हमारे पास। ठीक है ना, इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स ज़्यादा थी बट ठीक है, मैंने जानबूझ के बेटा ये वाली चीज़ इसलिए बताई कि जो खास तौर से बेटा जो बच्चा क्लास 12th वाला है और जो ड्रॉपर बच्चा है ना, वो काफ़ी मतलब जो फर्स्ट प्रिंसिपल वगैरह होता है तो काफ़ी मतलब डिफरेंशिएशन वगैरह में उसको काफ़ी गहराई से समझता है, जानता है। तो मुझे लगा कि कम से कम ऐसे भी कोई बच्चा अगर सोचे तो वो बिल्कुल परफेक्टली फाइन है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसे बेटा अपन जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं फिर प्रोजेक्टाइल रिलेटिव न्यू जब जब मुझे मौके, बेस्ट, ठीक है, ऑल द बेस्ट।